अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वजाहत और आज बात करते हैं आखिर क्यों इस्लामिक कंट्रीज दिन ब दिन गरीब होती जा रही हैं। दोस्तों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, लीबिया, पूरे वर्ल्ड के 57 इस्लामिक कंट्रीज में से 45 कंट्रीज आज गरीब हैं और बाकी के जो 12 कंट्रीज मेजरली अपने ऑयल की वजह से ही अमीर हैं। आखिर ऐसा क्यों है? अगर आप वर्ल्ड मैप को मैक्रो लेवल पे देखोगे तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जंगें मिडिल ईस्ट और नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज में ही हो रही हैं, जो मेजरली इस्लामिक कंट्रीज हैं। इवन हंगर इंडेक्स भी सबसे ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज में ही बुरा है। दोस्तों, ये सब देखकर मे बी आपको ऐसा लगे कि इस गरीबी का रीज़न टेररिज्म या वॉर्स है। इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। टेररिज्म तो इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सिर्फ एक सिम्टम है, उसका जड़ या उसका रूट कॉज बिल्कुल भी नहीं है। सो रूट कॉज क्या है? आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस सब के पीछे यूएस, इजराइल, अल-कायदा या फिर आईएसआईएस की आइडियोलॉजी है। पर दोस्तों, मुस्लिम्स को रिलीजियस बेसिस पे रेडिकल करना रीजन नहीं है। दोस्तों, अगर वॉर्स या टेररिज्म इस्लामिक आइडियोलॉजी का रूट कॉज होता तो फिर 500 इयर्स तक गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कैसे चलता, जिस दौर में इस्लामिक सिविलाइजेशन सबसे इंटेलिजेंट एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन थी। उन्हीं इराक और ईरान की गलियों में जहां आज एक मुस्लिम गन लेके घूमता है, उस दौर में मुस्लिम्स बुक्स लेके घूमा करते थे। इसे वंस एंड फॉर ऑल डेप्थ में समझने के लिए हमें ये जान लेना चाहिए इस्लामिक एम्पायर के साथ एग्जैक्टली गलती कहां पे हुई। सो लगभग 8th सेंचुरी गोल्डन एज ऑफ इस्लाम स्टार्ट हुई। एक ऐसा दौर जहां पे साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, फिलॉसफी, आर्ट, कल्चर सब कुछ इस्लामिक एम्पायर में फल फूल रहा था। ये वही दौर था जब इब्न रशद जैसे इस्लामिक स्कॉलर पैदा हुए, जिन्हें आज फाउंडिंग फादर ऑफ सेक्युलरिज्म कहा जाता है। कैन यू बिलीव दैट इस्लामिक एम्पायर से ही वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का आइडिया निकला है। 8th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी के बीच अब्बासिद खलीफत का इस बड़े से इलाके में राज हुआ करता था। इसी दौरान उन्हें बगदाद में हाउस ऑफ विजडम नाम की एक ग्रैंड लाइब्रेरी बनानी थी, जहां पे दुनिया के कोने कोने से अलग अलग रिलीजियस एंड सिविलाइजेशंस के एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता और उनकी नॉलेज को अरबिक में ट्रांसलेट करके सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे। इस एरा में मुस्लिम स्कॉलर थे इब्न मूसा, जिनकी लिखी अल जब्र किताब से अल जबरा इजाद हुआ। दोस्तों, इनफैक्ट हमारा सोशल मीडिया जिस एल्गोरिदम पे काम करता है, इस एल्गोरिदम को भी इसी एरा के एक स्कॉलर अल ख्वारिज़मी से ही लिया गया है। और इसी टाइम में मेडिकल साइंस भी डेवलप हो गई थी, जिसमें हुन्नैन बिन इश्क ने इंसानी आंखों का डिटेल में एनसाइक्लोपीडिया ही बना दिया था। अब इस गोल्डन एज के बाद पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में रेवोल्यूशन आ सकता था, क्योंकि बगदाद पूरी दुनिया के नॉलेज हब बन चुका था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक पॉलिटिकल सिस्टम चेंज की वजह से कुछ ऐसा हो गया कि आज बगदाद आईएसआईएस जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हब बन गया है। तो कैसे हाउस ऑफ विजडम तबाह हुआ और कैसे गोल्डन एज होने के बावजूद आज इस्लामिक कंट्रीज बहुत ही ज्यादा गरीब रह चुकी हैं। इस पूरे किस्से को रैशनली समझने के लिए इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि इन सारे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडास को दूर करें जो दोनों तरफ से फैलाए जा रहे हैं, और मेरा मकसद यही है कि असली सच्चाई लोगों के सामने लाई जाए। तो व्हाई इस्लामिक कंट्रीज आर गेटिंग पुअर, इसके रूट कॉज को समझने से पहले हमें इसके 3 मेजर फैक्टर्स को जानना होगा। सो इन बड़े 3 फैक्टर्स में से पहला फैक्टर है वॉर, जो पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में सिर्फ 2 लीडर की वजह से फैला हुआ है। एक सऊदी जो सुन्नी इस्लामिक प्रमोटर है और दूसरा ईरान जो शिया इस्लामिक प्रमोटर है। बेसिकली पूरे इस्लामिक 57 कंट्रीज में आधी शिया कंट्रीज हैं तो आधी सुन्नी कंट्रीज, और सऊदी चाहता है कि सारे इस्लामिक कंट्रीज सुन्नी इस्लाम को फॉलो करें और ईरान चाहता है कि सारे इस्लामिक कंट्रीज शिया इस्लाम को फॉलो करें, ताकि उन्हें जियोपॉलिटिकल कंट्रोल मिले। अब अक्सर होता क्या है,
सऊदी जब किसी सुन्नी कंट्री के किंग को फंड करता है तो उस कंट्री के शिया रेबल्स को ईरान सपोर्ट करने लग जाता है ताकि वहां सुन्नी सरकार बदल के शिया सरकार आ जाए। अगेन जब ईरान किसी शिया कंट्री के किंग को सपोर्ट करता है तो वहां के रेबल्स को सऊदी फंड करने लग जाता है। और बस इसी वजह से इन सब में सदियों से जंग छिड़ी हुई है। जैसे यमन में 1982 की एग्जाम्पल, जब वहां अली अब्दुल सालेह की सरकार थी और सऊदी अली की सरकार को सपोर्ट कर रहा था और ईरान रेबल्स को सपोर्ट कर रहा था, जिसके बाद वहां 3 डिकेड्स तक जंग छिड़ गई थी, जिसमें 20 लाख लोग घर से बेघर हो गए, लोग भूखमरी से मरने लगे, जिसमें 85,000 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि वॉर तो बस एक फैक्टर है दोस्तों। अब हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि वॉर से तंग आकर लोग अक्सर डिक्टेटरशिप को हटा के डेमोक्रेसी चूज करते हैं, बट इन कंट्रीज के लिए डेमोक्रेसी की मांग इनका और गरीब होने का मेजर रीजन बन गया। अब डेमोक्रेसी से गरीबी सुनने में काफी वियर्ड लगता है। अब एक नजर इस ग्राफ पे डालिए। इन कंट्रीज में जब भी डेमोक्रेसी की मांग उठती है उसके फौरन बाद ऑलमोस्ट हर अरब कंट्री में एक ड्रास्टिक डाउनफॉल देखने को मिलता है। डेमोक्रेसी की ये कहानी शुरू होती है 17 दिसंबर 2010, जब मोहम्मद बouazizi नाम के एक शख्स ने एक गवर्नमेंट बिल्डिंग के आगे खुद को ही आग लगा दी। अब 26 साल के मोहम्मद का ये सुसाइड पूरे अरब वर्ल्ड में रेवोल्यूशन ले आया। लोग घबरा गए कि उनका कोई अपना अजीज ही ना बन जाए। इसीलिए टूनेशिया से लेके यमन हर मुस्लिम कंट्री ने अपनी डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी और धीरे धीरे करके इस्लामिक कंट्रीज में पॉकेट में प्रोटेस्ट होने लग गए, जो कि कुछ दिनों में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन बन गया, जिसे नाम दिया गया द अरब स्प्रिंग। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हो, टूनेशिया के अलावा डेमोक्रेसी की डिमांड ने हर कंट्री की आवाम की हालत और भी ज्यादा बिगाड़ दी। बेसिकली डेमोक्रेसी की डिमांड में इन कंट्रीज ने डिकेड्स वॉर में ही बिता दिए, लेकिन फिर भी इन कंट्रीज में डिक्टेटरशिप हटने की जगह और भी स्ट्रांग हो गया। और फाइनली इन सारी इस्लामिक कंट्रीज का आखिरी फैक्टर है एंटी साइंस अप्रोच। स्क्रॉल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ इस्लामिक कंट्रीज में साइंस पढ़ने पर बच्चे टीचर्स को काटने और मार डालने की धमकियां देते। फ्रेंड्स, दुनिया की 27% पॉपुलेशन होने के बावजूद भी मुस्लिम्स का साइंस के R&D में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 0.5% है। एंड एज ए रिजल्ट छोटी सी कंट्री इजराइल 2020 में अकेले 22,743 साइंटिफिक पब्लिकेशंस करता है और सारी इस्लामिक कंट्रीज मिलकर मुश्किल से 10,000 साइंटिफिक पब्लिकेशंस करते हैं। इस नोबेल प्राइज कमेटी के ऑफिशियल डेटा को देखिए, यहूदियों के कंपैरिजन में 120 टाइम्स ज्यादा मुस्लिम आबादी है, लेकिन जिव्स फिर भी 47 टाइम्स, इट्स नॉट नंबर, इट्स 47 टाइम्स ज्यादा नोबेल प्राइज जीत चुके हैं। एंड साइंस जो रैशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है, इस्लामिक कंट्रीज के बच्चे उसके इतने अगेंस्ट क्यों हैं? दोस्तों, इसके भी 3 मेजर फैक्टर्स हैं। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मेजॉरिटी मुस्लिम्स का ये बिलीव है कि मॉडर्न साइंस एक एथियस्ट प्रैक्टिस है और वेस्टर्न या फिर दजाली प्रोपेगेंडा है। नंबर 2, मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज में मदरसा एजुकेशन ही प्राइमरी एजुकेशन है, जो सिर्फ इस्लामिक कल्चर के एजुकेशनल वैल्यूज पे ही फोकस करता है और ना कि स्टूडेंट को मॉडर्न साइंस के लिए होशियार करता है। एंड थर्ड वन, बच्चों को साइंस के खिलाफ करने के लिए सबसे पहले जिम्मेदार है रिलीजियस लीडर्स, जैसे कि जाकिर नाइक ने डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को ही डिस्प्रूव कर दिया। दोस्तों, और यही होता है ऐसे लीडर्स को फॉलो करने वाले यूथ का और मुस्लिम पॉपुलेशन का, क्योंकि साइंस का इन रिलीजियस लीडर्स को दूर दूर तक कुछ पता नहीं है और यूथ को लगता है कि इन रिलीजियस लीडर्स को सब कुछ पता है।